गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर इसको हम आगे पढ़ेंगे। सो आज के हमारे टॉपिक होंगे सस्पेंशन, टिंडल इफ़ेक्ट और जो आगे का चैप्टर है हम इसकी आज दो प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो अप करेंगे। दैट मीन्स दो फिज़िकल मेथड जो है जिसकी हेल्प से आप सेपरेट कर पाते हो सब्सटेंसेस को। एक हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन को, एक हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन को। साथ साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बताऊंगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इनको डिफ़ाइन करते हैं और क्या इनमें डिफरेंस है, ये देखेंगे आज हम। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का सस्पेंशन। तो आपने जैसे पढ़ा था लास्ट की वीडियो में कि सस्पेंशन हम किसे बोलते हैं। सस्पेंशन में मेनली हम उन पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं जो पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर नीचे बैठ जाएं। जिन सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ एक तो हैवी होना चाहिए, अगर हैवी होगा तो वो नीचे बैठ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन भी टिंडल इफ़ेक्ट को शो करता है। सस्पेंशन में से भी लाइट पास होती है, बट कंडीशन ये है सस्पेंशन में से लाइट पास तभी होगी जब तक वो पार्टिकल सस्पेंड कर रहे होंगे। बट जैसे ही सस्पेंशन के सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो उसमें से लाइट स्प्रेड नहीं हो पाती। तो देखिए यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में, सोल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, तो साइज़ बड़ा होने के कारण आप उसके सोल्यूट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो देखो ये कौन सा प्रोसेस आपको करके दिखाया जा रहा है, फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक ये स्टैंड ले रखा है, दिस इज़ फनल। अब ये क्या है, ये बीकर है जिस बीकर में आपने मिक्सचर को लिया है। अब जब इस बीकर में से आप मिक्सचर को फ़नल में से पास करोगे, आप इस फ़नल को ध्यान से देखें, इस फ़नल के बीच में हमने एक फ़िल्टर पेपर लगाया होता है। इस फ़िल्टर पेपर में से जब मिक्सचर पास होता है तो इस फ़िल्टर पेपर में सोल्यूट पार्टिकल्स तो रुक जाते हैं और जितना भी सॉल्वेंट पार्ट होता है वो फ़िल्टर में से पास आउट हो जाता है। तो इस तरह से अब देखो फ़िल्टर में सोल्यूट पार्टिकल क्यों रुके, क्योंकि आप मिक्सचर किसका लेके चल रहे हो, सस्पेंशन का। सस्पेंशन के केस में जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में सोल्यूट पार्टिकल का साइज़ बड़ा होने के कारण वो सोल्यूट पार्टिकल फ़िल्टर पेपर में ऊपर रुक जाते हैं और सॉल्वेंट उस फ़िल्टर में से पास हो जाता है। हम फ़िल्टर को कहाँ लगाते हैं, फ़िल्टर पेपर को लगाया जाता है फ़नल के बीच में, ताकि सोल्यूट पार्टिकल उसमें ऊपर रुक जाएं और सॉल्वेंट उसमें से पूरा पास हो जाए। तो ये था आपका सस्पेंशन का फर्स्ट पॉइंट। सस्पेंशन का सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल। तो आपने मुझसे लास्ट टाइम क्वेश्चंस भी किए थे कि सर व्हाट इज़ स्टेबल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेबल सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जब सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। अगर सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं, उसमें सोल्यूबल हो चुके हैं, उसमें पूरी तरह से घुल चुके हैं, तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं स्टेबल सॉल्यूशन। बट यहाँ है अनस्टेबल सॉल्यूशन कि क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन के केस में सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होता, बल्कि सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में नीचे बैठ जाता है। तो इसी के कारण दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ नोन एज अनस्टेबल, कि अगर ये सॉल्यूशन बनेगा तो ये कैसा होगा, ये अनस्टेबल सॉल्यूशन होगा। और इसमें और क्या है, मैंने आपको कहा जब तक सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल सस्पेंड कर रहे होंगे, अगर वो सॉल्यूशन में लटक रहे होंगे, तब लाइट उसमें से स्कैटर हो सकती है, पास हो सकती है, जिसे हम टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही है आपका, सोल्यूट पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड पाथ ऑफ लाइट विजिबल, कि जो सोल्यूट पार्टिकल है दैट मीन्स आपका जो भी सस्पेंशन का मिक्सचर है, तो सस्पेंशन के मिक्सचर में अगर सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ऊपर की तरफ दिखाई दे अगर आपको, तो वो लाइट को स्कैटर करने का काम कर सकते हैं। दैट मीन्स वो लाइट को फैलाने का काम कर सकते हैं। आप इसमें से एक बीम ऑफ लाइट को पास करोगे तो वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाएगी, या रे ऑफ लाइट जो भी होगी वो स्कैटर हो जाएगी।
तो इस तरह से टिंडल इफ़ेक्ट भी दिखाता है जो सस्पेंशन का केस होगा। आपको एग्जांपल दिया था जैसे सैंड इन वाटर, ये किसका एग्जांपल है? आपका सस्पेंशन का। अब हम करेंगे टिंडल इफ़ेक्ट। सो क्या होता है टिंडल इफ़ेक्ट वो समझिए। When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particle scatter the beam of light। अगर किसी भी लाइट की बीम को आप पास करते हो किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से, कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क, तो मिल्क में से भी अगर आप लाइट को पास करते हो किसी भी बीम ऑफ लाइट को, देन कोलोइड पार्टिकल्स, तो उस मिल्क में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल जो आप नेक्ड आई से नहीं देख पाते बट आप माइक्रोस्कोप से उनको देख सकते हैं, तो जो भी कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, वो बीम ऑफ लाइट को फैलाने का काम करते हैं। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसमें आप लाइट के पाथ को देख सकते हैं, लाइट को जाता हुआ उसमें से आप देख सकते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन when light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles। कि टिंडल इफेक्ट आप कब कब देख सकते हो? जब लाइट एंटर करती है किसी रूम में से। अब आप मानो कि कोई ऐसा रूम है जो डार्क रूम है, कि उसमें चारों तरफ से अंधेरा है, बट उसी रूम में कोई ऐसा पोर्शन भी है या उस रूम का कोई ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे होल है और जिस होल में से सनलाइट आ रही है। तो सनलाइट जब जैसे जैसे उसके अंदर एंटर करती जाएगी वो सनलाइट आपको स्कैटर होती हुई दिखाई देगी। तो वो लाइट स्कैटर क्यों हो रही है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मोक पार्टिकल द लाइट स्कैटर, and this is also known as Tyndall effect, which you can seen in case of dark room also। Tyndall effect can be seen in a dense forest, कि कोई घना जंगल हो आप वहाँ भी Tyndall effect को देख सकते हो। Due to scattering of light by water droplet in the mist, यानी कि मिस्ट हो या फोग हो, जो कि कोहरा होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो है छोटे छोटे, अगर डस्ट भी है या वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं तो उनमें से भी लाइट स्कैटर होकर टिंडल इफेक्ट दिखाती है डेंस फॉरेस्ट के केस में। आई होप आपको टिंडल इफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। देखो, फर्स्टली हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इट इज़ ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर ऑफ ए सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, कि ऐसा सॉल्यूशन जिस पे किसी भी गिवन टेम्परेचर पे आप और ज़्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। मान लो आप रूम टेम्परेचर पे आप ना देखो सॉल्यूशन को गर्म नहीं कर रहे, आपने एक गिलास लिया, गिलास में आपने वाटर लिया, आप कॉन्टीन्यूसली उसमें शुगर को ऐड करते जा रहे हो और आप उसको स्पून की हेल्प से स्टीयर कर रहे हो अच्छी तरह से। तो आप 1 चम्मच आपने डाला, वो उसमें घुल गई, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, धीरे धीरे करके एक ऐसी स्टेज आती है जब वो शुगर वाटर में डिज़ोल्व होना बंद कर देगी। तो जिस सिचुएशन के आने पे, यानी कि जब एक ऐसी सिचुएशन आए कि और ज़्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद कर दे, तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन तैयार हो चुका है उस सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना बंद कर दे हम उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट वो है जिसकी आप कम कंसंट्रेशन लेके चल रहे हो और सॉल्वेंट वो है जिसकी आप ज़्यादा कंसंट्रेशन लेकर चल रहे हो। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो शुगर तो आप 1 या 2 स्पून लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 स्पून ले लोगे, बट वाटर आप 1 गिलास
फिल करके ले रहे हो, एक गिलास भर के आपने पानी लिया सो उसको तो हम सोलवेंट कहेंगे, और चीनी आपने 1-2 चम्मच ली इसलिए हम उसको सोल्यूट कहेंगे। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी मिक्सचर में दैट इज़ कॉल्ड सोल्यूट, और जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट इज़ कॉल्ड सोलवेंट। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर ऑफ ए सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, कि किसी गिवन टेम्परेचर पे जब सोल्यूट सोलवेंट में घुलना बंद कर दे उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बन गया उसे हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। सोल्यूबिलिटी जो है किसी भी सब्सटेंस की, उसका क्या मतलब है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस का जो भी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है उसमें जितना सोल्यूट प्रेजेंट है। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले जितना सोल्यूट उसमें घुल चुका उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी मानी जाएगी, कि जितना सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट हो चुका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो उस सॉल्यूशन की क्या होगी, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट हो चुका है वो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या होगी, सोल्यूबिलिटी। क्योंकि उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट हो चुका है दैट मीन्स वो उसमें घुल चुका है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। अब आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अपोजिट बोल सकते हो। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कि जब तक सोल्यूट सॉल्वेंट में लगातार ऐड होता जा रहा है उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब जैसे आपने 1 चम्मच उसमें नमक डाला वाटर में, वो घुल जाएगा, तो अभी क्या है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। दूसरा चम्मच डाला वो भी घुल गया, तो आपका कौन सा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड। तीसरा चम्मच डाला नमक का वो भी घुल गया, तो सॉल्यूशन आपका, मतलब जब तक सॉल्यूट घुलता जा रहा है तब तक वो कौन सा सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड। और जब सॉल्यूट घुलना बंद कर दे तब हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ध्यान से सुन लो, जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होता जा रहा है उसमें कंप्लीटली सोल्यूबल होता जा रहा है तो वो सॉल्यूशन है आपका अनसैचुरेटेड। और एक टाइम ऐसा आता है जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद कर दे तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को देखें यहाँ पे, इट इज़ अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर, कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो वो कौन से सॉल्यूशन में ऐड हो सकता है, वो हो सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूट कॉन्टीन्यूसली ऐड होता जा रहा है तो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन बना हुआ है, वो अनसैचुरेटेड। और जब सॉल्यूट घुलना बंद कर दे दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो देखो कैसे बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेक 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर्स, कि आपने 50 मिलीलीटर वाटर लिया 2 बीकर्स में। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर विथ कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग, नो मोर सॉल्ट डिजोल्व इन इट, कि आपने देखो एक बीकर में पहले लिया 50 ml वाटर और उसमें आप लगातार आप सोल्ट ऐड करते जा रहे हो और आपने कब तक उसमें सोल्ट ऐड किया, कि जब तक सोल्ट उसमें घुलना बंद ना कर दे तब तक आपने सोल्ट उसमें ऐड किया। तो जब एक ऐसी सिचुएशन आए कि सोल्ट उस लिक्विड में घुलना बंद हो गया तो उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपने एक दूसरे बीकर में 50 ml वाटर ले रखा है और उस दूसरे बीकर में 50 ml वाटर में आप कॉन्टीन्यूसली शुगर ऐड करते जा रहे हो, तो एक स्टेट ऐसी आएगी, देखो आप लगातार चीनी ऐड करते जा रहे हो, एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर दे, तो उसको हम क्या बताएंगे कि दैट इज़ सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन।
ठीक है। सो इन दिस वे वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। इफ़ द मिक्सचर आर हीटेड इट डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया कि अगर मान लो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बन चुका है, अब आपके पास एक बीकर में शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया और एक बीकर में सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बना और कब बना कि जब सॉल्ट पानी में घुलना बंद कर दे उस टाइम पे जो सॉल्यूशन मिला आपको वो है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, और जब शुगर पानी में घुलना बंद कर दे तो वो जो सॉल्यूशन मिला आपको वो है सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। अब है कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे बना सकते हो। मान लो आपने सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, अब अगर आप उस सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट कर दो तो हीट करने से क्या होगा, सैचुरेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। हीट करने के बाद आप उसमें और ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स हीट करने से एम्प्टी स्पेस बढ़ जाता है वाटर का और उसमें और भी सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो। सो सेम प्रोसीजर होता है शुगर के केस में कि अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूशन को आप हीट करना स्टार्ट कर दो तो आप दोबारा से उसमें चीनी ऐड कर सकते हो। इन दिस वे बाय हीटिंग यू कैन कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय हीटिंग। द solubility of different substances are different. द solubility of substances varies with temperature। कि अलग अलग सब्सटेंस की जो solubility है, जो उसकी घुलनशीलता है वो अलग अलग होती है। एंड solubility ऑफ सब्सटेंस varies with temperature, और टेम्परेचर के साथ साथ solubility चेंज भी होती है। अब देखो जब सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन बन गया था तब शुगर ने घुलना बंद कर दिया था, बट अगर मैंने उसको गर्म कर दिया दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ा दिया तो शुगर दोबारा से उसमें ऐड होने लग गई। तो इस तरह से solubility चेंज भी हो सकती है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें से आपके 1 या 2 न्यूमेरिकल आते हैं 2 मार्क्स के। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कि किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट में या किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है या फिर कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी यही है, या तो आप अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखें या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिखें। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास। देखो मेनली हम न्यूमेरिकल में ये सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला उठाते हैं, याद रखना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका देखो फॉर्मूला और भी है, मास बाय मास परसेंटेज। क्या मतलब है, मान लो आपको सोल्यूट भी किसमें, ग्राम वगैरह में गिवन है और सॉल्यूशन भी आपको ग्राम वगैरह में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लो आपको दे दिया 10 ग्राम दे दिया सोल्ट और 90 ग्राम दे दिया वाटर, तो उस केस में क्या होगा, आप टोटल अब मास करोगे तो 10 और 90 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और 10 ग्राम आपके पास सोल्ट था तो आप ऊपर 10 रख दोगे, नीचे 100 रख दोगे और मल्टीप्लाई में भी 100। तो इस तरह से आप मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हो। और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होता है, तो ऊपर तो आप मास ऑफ सोल्यूट ही लिखोगे, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है और मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। तो इस तरह से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को भी हम कर सकते हैं। तो इतना डीपली जाने की नीड नहीं है, आपकी 9th क्लास है तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल अब आएगा ना वो NCERT में आपके आएंगे, तब हम इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे। सेपरेटिंग टेक्निक्स,
तो आज हम दो टेक्निक्स को करेंगे यहाँ पे। सेपरेटिंग टेक्निक्स है द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। कि जो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, कौन सा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। कि जितने कंपोनेंट्स आप ऐड करोगे आपको दिखें भी उतने कंपोनेंट्स, वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप बात कर सकते हो सैंड एंड वाटर, सोल्ट एंड सैंड, आयरन एंड सैंड। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इनको अलग अलग करने के लिए सीविंग का प्रोसेस है, हैंड पिकिंग का प्रोसेस है और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस हैं। अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, मेनली हम आज दो स्टेप को ही डिस्कस करने वाले हैं, एक तो इवेपोरेशन को और एक सेंट्रीफ्यूगेशन को। देखिए बेटा इसमें क्या होगा, पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन में क्या होता है, इसमें आपने एक ये चाइना डिश लेनी है, जो ये बाउल शेप में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं चाइना डिश। सो चाइना डिश में आपने क्या लिया, मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड वाटर। और क्या है यहाँ पे, ये देखो इसकी तरफ जो एरो है इसमें क्या लिखा हुआ है, डिश, और इस डिश को हम बोलते हैं चाइना डिश। अब चाइना डिश को जिस ये वायर पे रखा गया है दैट इज़ वायर गोज़। बहुत सारे वायर्स के कनेक्शन से बनता है, एक प्लेट सी होती है ये वायर से बनी हुई, इसको हम बोलते हैं वायर गोज़। और ये जिस स्टैंड पे इसको रखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइपॉड स्टैंड। अब देखो ये 2D फिगर बनी हुई है तो इसमें आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा, वैसे इन्होंने इसलिए स्टैंड नाम ही दिया है, बट अगर आप लैब में देखते हो इसको हम ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। इसकी 3 लेग्स होती हैं। उसके बाद सेंटर में क्या है, बर्नर। ये बर्नर क्या काम कर रहा है, ये बर्नर चाइना डिश को हीटिंग प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये चाइना डिश जो आपने ऊपर रखी हुई है इसमें हमने मिक्सचर ले रखा है सोल्ट एंड वाटर का, विच इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए सॉल्वेंट में, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। कि यानी कि मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड वाटर आपने ले रखा है यहाँ चाइना डिश में। चलो अब इसको डीपली पढ़ेंगे। देखिए बेटा यहाँ से, द मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग ए वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बाय हीटिंग द मिक्सचर। कि अगर आप किसी एक वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से अलग करना चाहते हो तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मली आप हीटिंग करते हो। समझना होगा आपको कि वोलेटाइल क्या है और नॉन वोलेटाइल क्या है। वोलेटाइल कंपोनेंट तो वो होता है कि जिसको हीट करने से जिसके वेपर बन जाएं, दैट मीन्स जो भाप बन जाए हीटिंग करने से, वो है वोलेटाइल कंपोनेंट। दैट मीन्स जिसको हीटिंग करने से वो उड़ जाए। और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है जिसको हीटिंग देने से उसके वेपर ना बने। तो अब यहाँ सोल्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल है, तो आपको पता है सोल्ट को जितना मर्जी हीट कर लो सोल्ट के वेपर नहीं बनते। बट अगर आप सोल्ट सॉल्यूशन ले रखा है ना आपने, सोल्ट सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें सोल्ट है और वाटर है। तो सोल्ट और वाटर के केस में क्या होगा, आप इनके मिक्सचर को अगर हीटिंग कर रहे हो तो वाटर तो उसमें से वेपर बन के चला जाएगा एटमॉस्फेयर में और सोल्ट एज इट इज़ इसमें रह जाएगा। सो देखो और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। अब इंक किसका मिक्सचर होती है, डाई का और वाटर का। तो आप यहाँ इंक को भी, इंक के कंपोनेंट्स को भी अलग अलग कर सकते हो इसी प्रोसेस से। कि अगर आपने इंक ले ली, ये बेटा किसी पेन की इंक हो सकती है, किसी मार्कर की इंक हो सकती है, ठीक है। तो आपने इंक को ले लिया, इंक बनती किससे है, इंक बनती है एक तो डाई से और एक वाटर से। डाई जो है ये कलर के मिक्सचर को कहते हैं। सो इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। इफ़ सम इंक इज़ हीटेड इन ए डिश, कि अगर आप थोड़ी सी इंक को हीट करते हो किसी चाइना डिश में, द वाटर इवेपोरेट एंड डाई इज़ लेफ्ट इन द डिश। तो उस केस में क्या होगा कि जो इंक के अंदर का वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो इंक के अंदर की डाई है वो लेफ्ट हो जाएगी, मतलब वो बच जाएगी चाइना डिश के अंदर। सिमिलरली वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड वाटर
और शुगर एंड वाटर बाय इवेपोरेशन। और इसी इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप सोल्ट एंड वाटर को भी अलग अलग कर सकते हो कि सोल्ट चाइना डिश में रह जाएगा और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा। ऐसे ही आप शुगर सॉल्यूशन को अगर हीट करते हो तो शुगर चाइना डिश में रह जाएगी और जो शुगर सॉल्यूशन का वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। आगे देखें, हमारा सेकंड प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, मेनली जो कोलॉइड होता है, कोलॉइड को लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। कि कोलॉइड में क्या होता है, अब आपको पता है कोलॉइड के केस में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड में वो कभी भी मिक्स नहीं होते, बल्कि वो सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड कर रहे होते हैं। कोलॉइड का एग्जांपल है मिल्क। मिल्क के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो कभी मिक्स नहीं होते, वो मिल्क के अंदर सस्पेंड कर रहे होते हैं। दैट मीन्स मिल्क के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। वो आपको दिखाई क्यों नहीं देते, बिकॉज उन सोल्यूट पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा है, बट आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको सीन कर सकते हो। अब आपको प्रूफ कैसे मिलेगा कि मिल्क के अंदर सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट थे, क्योंकि मिल्क से आपको क्रीम मिलती है और क्रीम जो है ये मिल्क का सॉलिड पार्ट ही बोला जाता है कि उनके कम्बिनेशन से क्या बनी है यहाँ पे क्रीम। तो देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है, ये आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन देखोगे कि जिस लैब में, जिस कॉलेज की लैब में आप कहीं भी इस तरह का प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपको ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इस तरह की देखने को मिलेगी। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रखा है, जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, मैं आपको इसका प्रोसीजर पहले रफली बता देता हूँ कि क्या होगा क्या इसमें एग्जैक्ट। इसमें देखो ये 4 ब्लॉक बना रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला पीछे की तरफ है। अब इस 4 ब्लॉक्स में आपने थोड़ा थोड़ा मिल्क डालना है, फर्स्ट ब्लॉक में भी, सेकंड ब्लॉक में भी, थर्ड ब्लॉक में भी और फोर्थ ब्लॉक में भी। सब में आपने थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल लिया। अब क्या है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, जब आपने इसमें मिल्क डाल लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऑन कैसे करते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये एक हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को आप कॉन्टीन्यूसली घुमाएंगे अपने हाथ से। इसको जितनी ज़्यादा स्पीड से घुमाओगे ना, ये जो 4 ब्लॉक्स मैंने आपको दिखाए ये उतनी स्पीड से घूमेंगे और इनकी जो डायरेक्शन है सीधी हो जाएगी। देखो अभी तो ये कैसे हैं, वर्टिकल में है, ये हॉरिजॉन्टल शेप ले लेते हैं धीरे धीरे और ये स्पीड के साथ घूमते हैं। अब देखो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा मिल्क डाला था तो मिल्क को ये घुमाने का काम कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप मिल्क को घुमाओगे, जितनी ज़्यादा स्पीड से आप इस हैंडल को घुमाओगे, ये चारों ब्लॉक उतनी ज़्यादा स्पीड से घूमेंगे। और घूमने से क्या होता है, उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है। जो भी आपने मिल्क इसमें रखा होगा तो देखो ये जो रोटेशनल एनर्जी है इट कन्वर्ट इनटू हीटिंग एनर्जी। तो यानी कि जो भी मिल्क होगा इसमें डला हुआ वो गर्म हो जाता है और हीटिंग मिलने से उस मिल्क में से क्रीम सेपरेट हो जाती है विच इज़ लेस डेंसर। सो जो हल्का पार्ट होगा, जो क्रीम होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और इसमें जो मिल्क होगा नीचे आ जाएगा। सो देखो इसमें क्या है, हम किस तरह से इस मेथड को करेंगे, ध्यान से देखिए। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग denser particle and lighter particle from a mixture by using centrifugation machine is called centrifugation। कि जिस मेथड में आप डेंसर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से अलग करना चाहते हो मिक्सचर में, किसकी हेल्प से, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन की हेल्प से, उसको नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। डेंसर पार्टिकल का मतलब भारी पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल का मतलब हल्का पार्टिकल। कि आप इन दोनों के मिक्सचर को जिस मेथड से अलग करते हो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन की हेल्प से, उस मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। इफ़ वी टेक सम मिल्क इन सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन, कि अगर आप थोड़ा थोड़ा मिल्क ले रहे हो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में एंड स्पिन इट रैपिडली, और इसको फास्टली आप घुमा रहे हो, रैपिडली का मतलब फास्टली, द क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क,
तो घूमने से क्या होगा, हीटिंग मिलेगी इसे और क्रीम सेपरेट हो जाएगी मिल्क में से, बिकॉज क्रीम इज़ लेस डेंस देन द मिल्क, बिकॉज जो क्रीम है वो कम हल्की होती है मिल्क के कंपैरिजन में। सो इस तरह से आप सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हो। तो इसकी पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। तो बेटा वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देखो। जहाँ कोई डाउट हो अपने नेक्स्ट जूम क्लास के सेशन में आप प्रॉब्लम्स लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।